isolation which we are going to learn today. Yes. So isolation में there are different types of isolation. There are different types of isolation. Isolation का मतलब क्या होता है? सबसे पहले isolation का मतलब होता है separation. So just have a look over here. Yes. So underline. Isolation का मतलब क्या होता है? Separation of a population. ठीक है? Of a particular species into smaller unit. Yes, that is called as a isolation. That is a simple English. That is isolation का मतलब होता है separation. तो अभी आपको दो टाइप का आइसोलेशन पढ़ना है, हाँ, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. तो पहले हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या है. तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मींस द आइसोलेशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू द ज्योग्राफिकल रीजन. तो मतलब क्या, उसको हम लोग फिजिकल आइसोलेशन भी बोल सकते हैं. So in your board exam, the question can be what is physical isolation. So please underline a 1 mark question. 1 mark question लिखते भी जाओ. What is physical isolation? तो physical isolation का ही मतलब होता है geographical isolation. अच्छा, तो जब दो population they are separated, they are been isolated because of barriers like बड़ा सा river आ गया. जैसे अभी रिवर है तो रिवर की उस साइड का पॉपुलेशन और रिवर के इस साइड के पॉपुलेशन में फर्क होगा, आइसोलेशन होगा. बड़ा सा ओशियन है, बड़ा सा माउंटेन है, ग्लेशियर्स है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. This was been studied by Darwin with the help of an example of finches. So example for geographical isolation is Darwin's finches. So next question for your board exam. Explain with the appropriate example geographical isolation or physical isolation. So what should be the answer for it? Geographical isolation का मतलब है it is a isolation of population due to the geographical barriers like river, ocean, etc. Example is Darwin का finches. Finches is a type of a bird. एक type का bird है. तो डार्विन ने क्या देखा कि ये जो finches है, yes, ये फिंचेस सेम टाइप के बर्ड सेम टाइप के, पर यही फिंचेस जो आइलैंड पे रहते हैं, यस, वो उनका हैबिटेट, हाँ, खाने पीने का तरीका सब अलग है. और जो फिंचेस किनारे पे रहते हैं, सी के शोर पे रहते हैं, वो फिंचेस का हैबिटेट, खाने का तरीका वो सब अलग है. तो आपको समझ में आ गया कि फिंचेस वही है, वही सेम टाइप के बर्ड्स है, बट जो बर्ड्स आइसोलेट हो गए हैं, जैसे अभी समुद्र है और बीच में आइलैंड है, तो आइलैंड पे रहने वाले फिंचेस का हैबिटेट, ईटिंग हैबिट, ब्रीडिंग हैबिट ऑल विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फिंचेस व्हिच आर लिविंग एट द सी शोर. So this was been observed by the Darwin and therefore it is called as a Darwin's ka finches, explaining about the geographical isolation. I hope this is very clear to all of you. Yes. Now next is the reproductive isolation. Yes, reproductive का मतलब है reproductive कारण के वजह से होने वाला isolation. तो उसको हम क्या बोलेंगे? reproductive isolation. So in reproductive isolation occurs due to change in, या तो genetic material में कुछ change है, या gene pool में कुछ change है, या फिर structure of genital organ में कुछ change है. तो ये सब आइसोलेशन क्यों हो रहा है? टू प्रिवेंट द इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन. तो ये आइसोलेशन है, सेपरेशन है, इसकी वजह से ये जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे से इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते. तो लेट अस लर्न दिस पार्ट. अभी लास्ट ईयर एग्जाम में ये पूछा था, एग्जाम में क्वेश्चन लास्ट ईयर ये पूछा था. सो टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में पहले आता है प्री मेटिंग और बाद में आता है पोस्ट मेटिंग. तो प्री मेटिंग में क्या क्या है? लेट अस. प्री मेटिंग में आपको 4 आइसोलेशन पढ़ना है और पोस्ट मेटिंग में आपको 3 आइसोलेशन पढ़ना है. प्लीज नोट डाउन. प्री मेटिंग में 4 आइसोलेशन एंड पोस्ट मेटिंग में 3 आइसोलेशन. तो पहले हम लोग प्री मेटिंग का पढ़ते. प्री मेटिंग मतलब मेटिंग होने के पहले. यस, मेटिंग का मतलब तो यू नो, मेटिंग होने के पहले या फिर जाइगोट बनने के पहले का क्या क्या आइसोलेशंस हैं.
तो सबसे पहला है हैबिटेट आइसोलेशन, जिसको हम लोग इकोलॉजिकल आइसोलेशन भी बोल सकते हैं. See, all this can be asked as a one mark question in your board exam. Please note down all these things. ठीक है. So ये किस लिए हो रहा है isolation? Because the population are living in the same geographical area, but they are having a separate habitat. अलग अलग habitat है उनका. Yes. तो इसके वजह से ये isolation हो रहा है. एक ही जगह पे रह रहे हैं, सेम जोग्राफिकल रीजन में रह रहे हैं, बट अलग अलग हैबिटेट है उनका. अभी जैसे मैंने आपको फिंचेस का ही बताया कि भले वो लोग वही एरिया में रह रहे हैं, वही समुद्र है, हाँ, बट वो समुद्र में आइलैंड पे रह रहे हैं और ये सीशोर पे रह रहे हैं. तो इसका क्या मतलब हो गया? हैबिटेट का आइसोलेशन. जोग्राफिकल एरिया सेम रहेगा बट अलग अलग हैबिटेट रहेगा. इज दैट वेरी क्लियर? और जिसके वजह से मेटिंग नहीं हो सकता. Next is the seasonal or the temporal isolation. सी बेटा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाले सब चीजों में इसके दो दो नाम भी है. तो सीजनल आप कोई लिख सकते हो, पर टेम्पोरल आएगा तो फिर आप सोचते बैठोगे कि ये क्या है. तो प्लीज ये लेसन में जो भी इसका अलग अलग टर्म है वो प्लीज याद करते भी जाओ. ठीक है. नाउ सीजनल आइसोलेशन में क्या है? सीजनल मतलब डिफरेंट सीजन में मैच्योरिटी हो रहा है. तो सेक्सुअली मैच्योर जो है एट डिफरेंट ईयर्स और एट डिफरेंट टाइम. ठीक है. अभी देखो, जैसे आप फूल का एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ. यू हैव लर्न अबाउट द फ्लावर. कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि जो एंड्रोशियम है वो पहले मैच्योर हो जाता है, या फिर गायनेशियम पहले मैच्योर हो जाता है. तो उनका डिफरेंट मैच्योरिटी सीजन्स होता है. तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? देखो, द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अ सेम ज्योग्राफिकल रीजन, बट the sexually maturity at different years or different times of the year. अगर वो एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे हैं या सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो रहे हैं तो भी आइसोलेशन होगा. समझ में आ गया? नेक्स्ट इज द इथोलॉजिकल आइसोलेशन. ठीक है. अब इथोलॉजिकल में क्या है? देयर इज अ डिफरेंट मेटिंग बिहेवियर. अलग अलग मेटिंग बिहेवियर की वजह से भी population do not mate. So that is called as a ethological isolation. Next is the mechanical isolation. अब मैकेनिकल में क्या है? डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. वेरी क्लियर? So when two members of a population have a difference in the structure of reproductive organ, तो इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल आइसोलेशन. Is that very clear to all of you, beta? Yes. तो हमने क्या क्या पढ़ा? We have learned about the habitat isolation, seasonal isolation, ethological isolation, and mechanical isolation. Whatever I have bold, मतलब उसको जो color किया है, can you all see that coloring part? Yes or no? Yes, मैंने ma'am. जिसको हाँ Yes, ma'am. हाँ, तो दिख रहा है ना वो जो मैंने मार्क किया है. मुझे लगा पता नहीं वो स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं. ओके. तो प्लीज आप भी वो सब चीजों को अंडरलाइन करो अपने टेक्स्ट बुक में. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, पोस्ट मेटिंग या पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स. ठीक है. जस्ट सी ओवर हियर. क्या हो गया? क्यों नहीं नीचे जा रहा है? ना, पोस्ट मेटिंग और पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स में तीन चीज है. गैमेट का मॉर्टेलिटी. गैमेट का मॉर्टेलिटी. गैमेट तो आपको पता है, ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. अगर गैमेट फ्यूज नहीं हो रहा है एट अ गिवन टाइम, हाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैमेट मॉर्टेलिटी. गैमेट हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन, है ना. स्पर्म का एक स्पैन लाइफ स्पैन है, एग का एक लाइफ स्पैन है. But due to one or other reason, if the union of gamete does not occur in a given time, अगर यूनियन नहीं हो रहा है गैमेट का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैमेट का मॉर्टेलिटी. मॉर्टेलिटी का मतलब ही होता है डेथ रेट. नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, एंड मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट.
ठीक है ना। नेक्स्ट इज द जाइगोट मोर्टेलिटी। चलो कुछ भी करके समझो, अगर एक गैमेट है, हमने उसको फ्यूज भी करा दिया, तब क्या होगा, जाइगोट डाइज ड्यू टू वन और द अदर रीजन, तो उसको हम बोलेंगे जाइगोट का मोर्टेलिटी। ठीक है, यस। तो ये सब क्या है, पोस्ट मेटिंग बैरियर्स है। या तो गैमेट ही नहीं फ्यूज होगा, और समझो गैमेट फ्यूज हो भी गया तो जाइगोट नहीं बचेगा। एंड द लास्ट वन इज हाइब्रिड स्टेरिलिटी। आपको म्यूल के बारे में आपको पता है, हमने पढ़ा था एनिमल हस्बेंड्री में। तो म्यूल कैसे बनता है, हाँ, बाय क्रॉसिंग द हॉर्स एंड द डोंकी, है ना। बट इज इट मतलब नेचर में ऐसा होता है क्या कि हॉर्स एंड डोंकी होते हैं, वो तो हम अपने रीजन के लिए वी आर डूइंग हाइब्रिड। तो ये जो म्यूल बनता है वो कैसा होता है, स्टेराइल होता है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस अ नेक्स्ट यंग। समझ में आया मेरी बात ऑल ऑफ यू। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। समझ में आ गया सबको? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? इट्स वेरी सिंपल। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? No. नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। नाउ अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वी वेर लर्निंग अबाउट दी, ये सब हमने किस में पढ़ा अभी तक, आइसोलेशन वगैरह सब हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा, वी हैव लर्न अंडर द मॉडर्न सिंथेटिक थियरी। मॉडर्न सिंथेटिक थियरी में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ। अभी हमें पता चल गया कि बाबा हाँ, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बना, हमने वो अर्थ का पूरा पढ़ा कि पहले वो 3 कंपाउंड्स बने, फिर 3 कंपाउंड्स के बाद ऑर्गेनिक सिंपल कंपाउंड बना, फिर कॉम्प्लेक्स बना। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि चलो अभी ऑर्गेनिक चीज बन गया, अब उसके अंदर ही ऑर्गेनिक चीज बन गया, मतलब कोई तो एक पॉपुलेशन बन गया, फिर वो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन होने दो, फिर वो कोई भी एनिमल का पॉपुलेशन होने दो, हाँ, या प्लांट का पॉपुलेशन होने दो, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। समझ में आ रहा है व्हाट आई मीन टू से, द पॉपुलेशन कैन बी ऑफ एनीथिंग, it can be of plant, it can be of animal, it can be of a simple bacteria or a virus also। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि उसके अंदर कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, हाँ, जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है। Now we know that we all are inside the home because of this coronavirus. So what is this coronavirus? Earlier का अगर आप पहले का टेक्स्ट बुक देखोगे तो कोरोना वायरस के बारे में it is mentioned in the 12th standard टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। बट दिस वायरस, दिस कोरोना वायरस और द एडिनो वायरस वाज अ नॉर्मल वायरस, जिसके वजह से नॉर्मल सर्दी खांसी होता था, यस। बट व्हाट हैज हैपेंड नाउ, दिस बिकॉज ऑफ दिस इवोल्यूशन, हाँ, वो वायरस के अंदर भी इवोल्यूशन होने के वजह से नाउ इट हैज बिकम अ वेरी वायरुलेंट फॉर्म एंड इट हैज इवॉल्व्ड इटसेल्फ इन अ वेरी डेंजरस फॉर्म। पहले ये कोरोना वायरस होता था, एडिनो वायरस होता था, तो लोगों को उसका कुछ यही नहीं रहता था, सब बोलते थे ना, अरे कुछ नहीं है, नॉर्मल सर्दी खांसी है। आज वही नॉर्मल सर्दी खांसी हमें घर पे बैठाया है इतने दिन से। आर यू गेटिंग द डिफरेंस, आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? सो दिस इज व्हाट इज द इवोल्यूशन, yes। So every bacteria, every virus, and in fact human beings also, we all are evolving day by day। हमारे अंदर भी अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है। इफ यू सी अ चाइल्ड, मतलब आप अपने से भी छोटे बच्चों को देखोगे तो दे आर मोर व्हाट टू से, मोर कंपैटिबल विद द टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू यू। एक छोटे से बच्चे को आप मोबाइल फोन दे दो, ही विल बी एबल टू ऑपरेट समथिंग, ठीक है। सो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज वी आर यूजिंग सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी, द ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रहा है। समझ में आया आपको मैं व्हाट आई मीन टू से? व्हेन वी सी अबाउट द सिंपल थिंग अबाउट मॉस्किटो आल्सो, हाँ, आप अपने घर में मॉस्किटो को ही देख लो, हाँ, पहले वो कोई भी चीज से वो हिट विट से मर जाता था, बट अगेन अभी ऐसा नहीं है, अभी आप कितना भी धुआं करो, कुछ भी करो, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, देन ऑल्सो इट कम्स। So why it is happening? Because of the evolution। तो फिर evolution जो है, organic evolution is, it can be in any type of population, ठीक है। तो उसके कारण क्या क्या है, that we are going to learn, yes।
सो इट ब्रिंग्स अबाउट द इवोल्यूशन। तो कौन कौन से कारण है जिसके वजह से इवोल्यूशन होता है? तो या तो म्यूटेशन होता है, यस, इसके वजह से नया नया चीजें देखने को मिलता है, या तो जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है, या तो जीन का फ्लो होता है। जैसे अभी मैंने मॉस्किटो का बताया, अगर समझो वो इंसेक्टिसाइड है, वो मॉस्किटो मारने वाला जो दवाई है, उससे अगर समझो 5 मॉस्किटो भी जिंदा रह गए, तो वो जो 5 मॉस्किटो है दे विल ट्रांसफर द जीन, या फिर जीन फ्लो होगा उनके अंदर, दे विल डू द जीन फ्लो कि अभी हमें इसके लिए, ये दवाई के लिए रेजिस्टेंस होना है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन आल्सो वी हैव लर्न, आइसोलेशन एंड स्पेसिएशन, ठीक है। So let us first learn the first one, that is a mutation. Yes, mutation का मतलब क्या होता है? It is, these are the permanent heritable change, as we have told that कि हमने पहले भी वो क्या बोलते हैं, वो साइंटिस्ट का ये पढ़ा था कि सिर्फ म्यूटेशन से इवोल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ म्यूटेशन से इवोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। बट म्यूटेशन may affect evolution, ठीक है। Is it very clear बेटा? So mutation is क्या है? It is a permanent heritable change है, heritable. So underline this, permanent heritable change in the genetic material of the organism. तो म्यूटेशन के बारे में भी ये have already discussed, ठीक है। Now next is the gene recombination. Now gene का recombination, see these are the variation produced due to coming together of alleles during sexual reproduction, ठीक है। So जो sexual reproduction होता है, we know that in sexual reproduction there is a recombination of genes, तो जिसकी वजह से क्या होता है, variations आता है, और जब variation होगा तभी क्या होगा, evolution होगा। We know that in sexual reproduction there is a crossing over of chromosome, correct है। Next, as I've told you about gene flow means transfer of gene from one generation to another generation, yes. Gene flow can be emigration and immigration, yes. Next, genetic drift के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? Now this is very 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 important, please underline and put this thing in the box. Genetic drift is also called as civil right effect, yes. तो मैंने आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि इफ अ पॉपुलेशन is undergoing accident, like accident, yes, prior to mating, yes, तो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर जो चीज है वो उधर ही स्टॉप हो जाएगा। So it is also called as genetic drift is directionless, or they are random, or they are directionless. This can be explained with the help of this bottleneck theory. समझो फॉर एग्जांपल एक बॉटल में मैंने आपको एक जस्ट इमेजिन, मैंने आपको ब्लू कलर का थर्माकोल का बॉल्स दे दिया और येलो कलर का थर्माकोल बॉल दे दिया एक बॉटल में, ठीक है। अच्छा, अब वो बॉटल को मैंने बोला कि आप उसमें से कुछ निकालो, मतलब कुछ बॉल्स निकालो, तो जो बॉल्स अपने आप को प्रूव कर पाएगा और जो बॉल्स बाहर निकल पाएगा उससे ही, फॉर एग्जांपल समझो मैंने आपको ब्लू और येलो दिया था, तो उसमें से सिर्फ ब्लू वाले बॉल्स ही बाहर निकल पाए, येलो वाले नहीं निकल पाए, तो ये जो ब्लू वाले हैं यही अपना रिप्रोडक्शन करके अपना जेनेटिक अपना जीन्स जो है आगे बढ़ाएंगे। इज दैट वेरी क्लियर? जस्ट इमेजिन कि वो बॉटल जो है कि वो कोई नेचुरल डिसास्टर है, उससे सारे वो बॉटल के जो ये है बॉल्स है वो गुजर गए, नेचुरल डिसास्टर हो गया, पर जो वो बॉटल के नेक में से बाहर निकल पाए उससे ही नया पॉपुलेशन फॉर्म होगा, यस। So this is what has been given, a bottleneck effect is seen when much of population is killed due to natural disaster and only few remains. जैसे कि बॉटल के नेक में से कुछ ही चीज बाहर निकल सकती है ना, बहुत सारी चीजें तो बाहर नहीं निकल सकती है, तो एक बॉटल का नेक है उसमें से कुछ ही बॉल्स जो बाहर निकलेंगे, हाँ, मतलब वो नेचुरल डिसास्टर से जो बच गए हैं वही अपना जनरेशन आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं से इवोल्यूशन होगा। देखो जो बाहर निकल पाए, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा फ्लड आ गया, हाँ, या बहुत बड़ा सुनामी आ गया, तो सुनामी में बहुत सारे लोग
मर गए, पर कुछ जो जिंदा रह गए, कुछ जिंदा कैसे रह गए, मतलब दे वर स्ट्रॉन्ग, यस, वो लोग स्ट्रॉन्ग इनफ थे कि अगर उन लोग को कितना दिन खाना भी नहीं मिला तो भी वो लोग जिंदा रह पाए, मतलब कि दे वर डिजीज फ्री, दे वर स्ट्रॉन्ग। तो यही लोग आगे जनरेशन बढ़ाएंगे, तो इनसे ही इवोल्यूशन होगा। Are you getting the point what I mean to say, beta? Yes, so this is what is about the genetic drift. Very clear? Anybody is having any doubt? So they are called as a founder effect, they become the founders of the, या फिर ancestors बन जाएंगे या founders बन जाएंगे। हाँ, किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ के लो। Anybody is having any doubt? विश्व इमिग्रेशन। हाँ, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो मुझे। इमाइग्रेशन का मतलब, जैसे माइग्रेशन मतलब मालूम माइग्रेशन का मतलब यहाँ से वहां जाना, है ना, हाँ। that is called as migration. So there are two types of migration, immigration and immigration. Immigration में क्या होता है कि when the population is moving within the country or within the geographical area, yes, जैसे कि अभी हम गांव से शहर में आ रहे हैं, yes, so that is example of immigration. And immigration में क्या होता है कि जैसे for example we are going to the foreign countries, तो जब दो अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज हो रहा है, एक ही जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग जगह, और दो अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज को ही हम ऐसा दो कंडीशन बोलते हैं एज इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। समझ में आ गया? जैसे इंडिया में एक ही टाइप का जोग्राफिकल कंडीशन है, 3 सीजन्स है, ऑल दिस थिंग्स है, तो अगर यहीं पे अगर हम अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, यस, कहीं दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ इमाइग्रेशन। और अगर हम इंडिया छोड़ के कोई और फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, जैसे कोई डेजर्ट एरियाज में जा रहे हैं या बहुत ही ठंडी जगह में जा रहे हैं, अलग कंट्री में जा रहे हैं, मींस जहाँ पर पूरा जोग्राफिकल एरिया ही अलग है, तो उसको हम बोलेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? यस मैम, थैंक यू। एनी अदर डाउट? चलो, अभी नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में, इट इज अ प्रोसेस बाय विच better adapted individual with useful variation are selected by the nature and leave greater or more number of progenies. Is that very clear with this sentence? It is self-explanatory. जो लोग better adapted हैं, जिनके पास यूजफुल वेरिएशंस हैं, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, बाकी को नेचर क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है। So there are 3 different types of natural selection which has been given in your text with a very good diagrams also. Stabilizing selection या फिर balancing selection, ठीक है? तो see this graph what it is showing. आप ग्राफ से समझ जाओगे कि ये stabilizing है. Yes. Now what happens? यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल पहले आप समझो, फिर ये आप अपने आप समझ जाओगे। जैसे मोर नंबर ऑफ इन्फेंट विद इंटरमीडिएट वेट, जैसे बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, इन्फेंट पैदा हुए, अब इसके अंदर बच्चों में से जो बच्चों का वेट इंटरमीडिएट था, नॉर्मल वेट था, वो लोग सर्वाइव कर गए, सर्वाइव बेटर एज कंपेयर टू द दोज व्हिच वर ओवरवेट या फिर अंडरवेट। वेरी क्लियर? सो अब ये नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म है उसको सेलेक्ट किया, ना कि अपर एंड लोअर लिमिट्स को, अपर वाले को भी नहीं सेलेक्ट किया एंड लोअर को भी नहीं। It tends to favor the intermediate form. What the nature is doing? Nature always try to favor the intermediate form. Let us say with the example of human being also. चलो infant को छोड़ दो, बड़ों में देखो, तो जिसका आइडियल वेट है, जिसका जो लोग नॉर्मल है, जो लोग नॉर्मल ये एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो नेचर उनको सेलेक्ट करता है। जो लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट है, तो आइदर दे विल सफर फ्रॉम ओबेसिटी or they will suffer from some of the heart disease and they will die. Nature will not select them. Same thing will happen with the next end. अगर समझो कोई बहुत ही ज्यादा वीक है, yes, बहुत वीक है मतलब एनर्जी लेवल बहुत कम है, yes, तो अगेन द नेचर विल not select.
तो आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ये नेचर क्या बताना चाह रहा है? It says that it tends to favor the intermediate form and it will eliminate both the phenotypic extreme. Both the phenotypic extreme मतलब या तो एकदम मोटा को एलिमिनेट कर देगा या तो एकदम पतला को एलिमिनेट कर देगा, जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल का दिया, बट ऐसे ही हर एक चीज में होता है। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग। यस, सो इंटरमीडिएट फॉर्म को क्या करता है नेचर? सेलेक्ट करता है। So it reduces the variation. It does not lead to evolutionary changes, but tend to maintain the phenotypic stability. समझ में आ गया? अब इससे variations होगा क्या? नहीं होगा। सिर्फ जो है अभी इंटरमीडिएट को सेलेक्ट किया तो सिर्फ स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। करेक्ट है कि नहीं? यस। So genetically stabilizing selection represent a situation where a population is adapted to its environment. Okay, so you can see with this graph showing the stabilizing selection. What we are plotting on time with number of individual. ठीक है, यहाँ पे दो एक्सट्रीमिटीज को दिखाया है विद दिस एरो मार्क। तो ना एकदम पतला ना एकदम मोटे को सेलेक्ट होता है, जो इंटरमीडिएट फॉर्म है उसको सेलेक्ट किया जाता है। This is the original, dotted one is the original population and this with the intermediate one has been selected. So this is called as a stabilizing. Yes, इससे evolutionary change नहीं होता है, please note down, does not lead to evolutionary changes. But क्या करता है? What it is doing, it is just maintaining the phenotypic stability. Please underline. वेरी क्लियर सबको? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम डायरेक्शनल सिलेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। यस, एक ही डायरेक्शन में सिलेक्शन हो रहा है। तो पहले आप ग्राफ देखो, सी द ग्राफ। दिस इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन डॉटेड वन, बट एक ही साइड झुक रहा है। ये पॉपुलेशन एक ही साइड झुक रहा है, ना इस साइड ना इस साइड, ये राइट हैंड साइड की तरफ झुक रहा है। यस, तो इसको हम बोलेंगे व्हाट? डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो क्या है देखो, natural selection act to eliminate one of the extremes of the phenotypic range and favor the other. देखो one of the extreme मतलब अभी देखो यहाँ इसके पहले वाला क्या था? both the extremes को eliminate किया था और intermediate को या तो select करेगा, ना मोटा ना पतला, intermediate। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन में एक ही एक्सट्रीम को सेलेक्ट किया जा रहा है, दूसरे एक्सट्रीम को नहीं सेलेक्ट किया जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग। यस, नहीं समझेगा तो यू कैन आस्क मी एन नंबर ऑफ टाइम। यस, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है, जैसे डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो। यस, तो जो मॉस्किटो को डीडीटी रेजिस्टेंस था उसी को नेचर ने सेलेक्ट किया, जो रेजिस्टेंस नहीं कर पा रहे थे उनको सेलेक्ट ही नहीं किया। तो ये क्या हो गया? डायरेक्शनल सिलेक्शन हो गया। हमने मौत के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, पहले या तो व्हाइट को सेलेक्ट किया या तो ब्लैक को सेलेक्ट किया, या तो व्हाइट या तो ब्लैक, मतलब कोई तो भी एक एक्सट्रीम रहेगा। इट विल बी इन ओनली वन डायरेक्शन। इज दैट वेरी क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? प्लीज टेल यस और नो। यस मैम। Yes. तो या तो ब्लैक रहेगा मौत, हाँ, या तो व्हाइट रहेगा मौत। या तो डिजीज रेजिस्टेंस वाले सरवाइव करेंगे, ये डीडीटी रेजिस्टेंस वाले मॉस्किटो सरवाइव करेंगे, नहीं तो सारे मॉस्किटो मर जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? द नेचर सेलेक्ट टू एलिमिनेट ओनली वन ऑफ द एक्सट्रीम्स रेंज एंड फेवर, सी ये वाला, favors the other. Only one of the extremes, please underline, one of the extremes of the phenotype range is selected and the other favors the other. ठीक है? या तो this is the directional variation. Wait, अरे क्या हो गया? So this you can see with an example of this. So dotted one is the original, so एक ही साइड में झुक रहा है। The last one is the disruptive natural selection. अब देखो यहाँ पे क्या है? Understand, more number of individual acquires peripheral character value at both the ends of the descriptive.
natural selects extreme phenotypes and eliminates intermediate. अब क्या था, पहले वाले में intermediate था, पहले वाले में इंटरमीडिएट को सेलेक्ट किया था और दोनों एक्सट्रीम्स को एलिमिनेट किया था. अब डिस्ट्रप्टिव इज अपोजिट टू द फर्स्ट वन, दैट इज द स्टेबिलाइजिंग. स्टेबिलाइजिंग का उल्टा इज डिस्ट्रप्टिव. तो देखो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है डॉटेड वन, तो ये जो एक्सट्रीम्स है उसको सेलेक्ट कर रहा है नेचर और जो इंटरमीडिएट वाला है उसको डिस्कार्ड कर दे रहा है. आर यू गेटिंग दैट? तो ये हम क्यों अलग अलग ये कर रहे हैं? बिकॉज वी कैन सी दैट इन द नेचर, वी कैन ऑब्जर्व दैट इन नेचर. तो ये ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये सारे जो थियरीज है वो दिए गए. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या अंडरलाइन करोगे कि नेचर सेलेक्ट्स एक्सट्रीम का फिनोटाइप एंड एलिमिनेट्स द इंटरमीडिएट, हेंस टू पीक्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, ये टाइप का सिलेक्शन इज वेरी रेयर, यस नो डाउट. So let us see with an example. इसमें हमें एग्जाम्पल क्या देखने को मिलता है? अफ्रीकन सीड क्रैकर फिंचेस. फिंचेस मतलब बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो सीड क्रैकर्स थे. तो बर्ड्स हैव डिफरेंट साइज ऑफ बीक एंड दे फीड ऑन सीड. द अवेलेबल सीड्स वेर ऑफ टू काइंड्स, एक स्मॉल सीड था और एक लार्ज साइज सीड था. तो लार्ज बीक साइज्ड birds feeds on large seeds while small beak size feeds on small seeds and their number was increased. पर जो इंटरमीडिएट थे, ना उनके पास बड़ा बीक था ना उनके पास छोटा बीक था, जो इंटरमीडिएट थे वो लोग एलिमिनेट हो गए. समझ में आया बेटा? यस. तो नेचर ने अब यहाँ पे किसको सेलेक्ट किया? दो एक्सट्रीम्स को सेलेक्ट किया. लार्ज बर्ड वाले, लार्ज बीक वाले लार्ज सीड खा पाएंगे, स्मॉल बीक वाले स्मॉल सीड खा पाएंगे. पर जो इंटरमीडिएट बीक वाले थे, यस, जन्ना जिनका बीक ना बड़ा था ना छोटा था, तो वो ना बड़ा सीड खा पाते थे ना छोटा सीड खा पाते थे. तो इसके वजह से वो लोग एलिमिनेट हो गया और उनका पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगा. तो दिस इज व्हाट इज द नेचुरल सिलेक्शन. वेरी क्लियर? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? जस्ट हैव अ लुक. किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो. मैम वो सीड भी सिर्फ 2 टाइप का ही था क्या अवेलेबल? हाँ यस यस, वो अफ्रीका में वो जो जगह का बात बता रहे बेटा. यस, ये जो अफ्रीका का जो था ये सीड क्रैकर जो फिंचेस है, तो वो जहाँ पे रहता था, वो जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहता था, वहां पे दो ही टाइप के सीड थे. आप समझे मेरी बात? हम हर जगह की बात नहीं कर रहे बेटा, हम वो पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं. तो नेचर ने कौन सी चीज को वहां पे सेलेक्ट किया ऐसा हम बताना चाह रहे हैं. ये हम पूरे सब जगह की बात नहीं कर रहे. तो इससे आपको क्या इसका समझ में आता है कि हर जगह पे नेचर का जो सिलेक्शन रहता है वो अलग अलग टाइप का रहता है. कहीं स्टेबलाइजिंग टाइप का होगा, कहीं डायरेक्शनल रहेगा और कहीं पे क्या रहेगा? डिस्ट्रक्टिव रहेगा. इट इज नॉट दैट कि हमेशा डायरेक्शनली रहे. अभी आपने नेचुरल मैनरिज्म में पढ़ा ना कि बाबा जो ब्लैक है उसको सेलेक्ट होता है, ब्लैक व्हाइट को नहीं होता है. तो ये तो डायरेक्शनल हो गया, या तो ये या तो ये. पर हर जगह में अभी जैसे आप एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हो, पर आपको ये तीनों टाइप का देखने के लिए मिल सकता है, तीनों टाइप का सिलेक्शन देखने के लिए मिल सकता है आपको. जैसे आप अभी फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन बीइंग का बता रही, तो ह्यूमन बीइंग में आपको फॉर एग्जांपल स्टेबलाइजिंग भी देखने को मिलेगा. भले हम यहीं पे रह रहे, कल्याण में ही रह रहे, पर कल्याण में भी ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा ओवरवेट है, दोज आर क्रॉसिंग 100 and 150 का वेट, दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, नेचर इज नॉट सेलेक्टिंग देम. जो बहुत ही ज्यादा वीक है, जब भी कुछ खाना ही नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, तो भी उसको नेचर नहीं सेलेक्ट करा है. तो आई एम गिविंग यू जस्ट वन एग्जांपल. तो कल्याण में ही ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है. अगेन कल्याण में we can see the mosquitoes which are resistant to this DDT also, and here only we can see these two types also. जैसे कि what you can say, any example you can say for disruptive, you only give me one example. यहाँ पे कुछ बर्ड्स होंगे जो जिनका बीक बड़ा होगा तो वो लोग बड़ा सीड खा पाएंगे. हाँ, कल्याण में ऐसे बहुत सारे बर्ड्स होंगे जो छोटा सीड्स खा पाते होंगे, पर जो इंटरमीडिएट वाले वो इतने हमको बर्ड्स नहीं दिखेंगे, या तो बड़े या तो छोटे. समझे मेरी बात? यस. तो ये जो तीनों टाइप का सिलेक्शन है वी कैन सी इन अ सिंगल पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो. ठीक है? इज इट वेरी क्लियर बेटा? यस और नो? यस मैम.
अभी आइसोलेशन तो यू हैव ऑलरेडी लर्न इन डिटेल, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोलेशन. व्हाट इज स्पीसिएशन? स्पीशिएशन का मतलब क्या होता है? सब यूनिट ऑफ अ सिंगल इंटरप्रेटिंग पॉपुलेशन ड्यू टू द ज्योग्राफिकल बैरियर्स. इतने सारे बैरियर्स होते हैं, रिवर, माउंटेन, डेजर्ट एक्सेट्रा, become isolated in such a way that their interbreeding is prevented, जिसके वजह से न्यू स्पीशीज फॉर्म होते हैं. yes? अगर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो रहा है तो इसके वजह से क्या हो रहा है? देयर इज अ न्यू स्पीशीज बीन फॉर्म. वेरी क्लियर? तो आई विल शो यू विद दिस आल्सो. अभी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल भी समझ के लेते हैं. पहले इतना सबको समझ में आ गया है, जस्ट हैव अ लुक. आप अपना टेक्स्ट बुक भी देख सकते हो फॉर दैट. जस्ट हैव अ लुक. वेरी क्लियर? चलो, now let us learn about the Hardy-Weinberg's principle. This is very important. This is all. Please note down that as important. Important करके लिखो. Now, Hardy-Weinberg principle is also called as the equilibrium law. Equilibrium का मतलब क्या होता है? You know, है ना? तो ये क्या बताता है law? At equilibrium point, both the gene frequency and genotypic frequency remain constant from generation to generation. Please underline this law. कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जीन का फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है हर जनरेशन में. वेरी क्लियर? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ सिंगल लोकस एट टू alleles, जैसे कि A and A is there. The frequency of these alleles are P and Q respectively. All these things you have already learned about alleles and ये सब चीजें आपने already मेंडल वाले लेसन में पढ़ा है. So I hope you know that one gene has two alleles. Correct है ना? तो locus मतलब जगह, location. A single location has two alleles. दो alleles है, capital A and small a. उसका जो frequency है of these alleles are small p and small q respectively. So हमने क्या बताया अभी? It always remains constant. So the allele frequency of any locus is always will be equal to 1 because we have said that it always remains constant. So p plus q is always equal to 1. कैसे हम इसको represent कर सकते हैं? If we are talking with the frequency alleles, so small p plus small q square is equal to 1. अगर उसका expression हमें लिखना पड़ेगा तो you know p plus q the whole square will be like this is equal to 1. So I can also say that what I have denoted the p as, यहाँ पे ये by mistake capital P दिया है, यहाँ पे it should be small p. ये by mistake यहाँ पे capital P दिया है. Now just now we have said that small p is A. So I can say that 2a is equal to p square. Yes, I have denoted small a as q. So though a is equal to q square and for 2a I can write down as 2pq. Same thing. समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है यहाँ पे? Are you getting the things? नहीं समझेगा तो please ask me. It's very simple. देखो दो allele है, capital A, small a. Capital A का frequency of allele we are denoting by small p and small a का we are denoting by small q. So we have said that p plus q is always equal to 1. So we can write down in the binomial expression as p plus q the whole square is equal to 1. So we know that यहाँ पे ये printing mistake है बेटा, यहाँ पे small p आएगा. हाँ, ये small p है. तो small p को I can write down 2 capital A. For small q I can write down 2 small a. And I can for write down 2 pq I can write down 2
कैपिटल ए स्मॉल ए, करेक्ट है. So this expression is always equal to 1 or p plus q the whole square. It can also be explained with the help of a Punnett square also. Yes, Punnett square you have already learned in Mendel's lesson. So A we are denoting capital A, small p, small a, small q. So this is the same expression which you have already learned in the Mendel's lesson. So it is always equal to 1. Very clear? Any doubt? बहुत ही सिंपल सा है. Now there are some factors. अभी हार्डी वेनबर्ग ने क्या बोला कि जो भी फ्रीक्वेंसी होती है दे ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, पर हर जगह ये फैक्टर ये एप्लीकेबल नहीं होता है. तो जैसे कि क्यू फैक्टर्स जैसे कि माइग्रेशन हुआ, ड्रिफ्ट हुआ, म्यूटेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो यहाँ पे which affects or change the हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें हार्डी का वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं रह सकता. ठीक है. नेक्स्ट इज एडेप्टिव रेडिएशन. एडेप्टिव रेडिएशन मतलब आप बर्ड का ये देखो, फोटोज देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस. what you can see the difference in the beak. तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, यस हाँ, जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया सबका बीक का साइज भी बदलते गया है. वो फिंचेस ही, पर उसका बीक का साइज देखो चेंज होते गया होते गया होते गया. ठीक है. तो डार्विन का फिंचेस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर एडेप्टिव रेडिएशन. मतलब उसको एडेप्ट करना है, वो फिंच को जैसे जैसे चेंजेस होते गया उसको अपने आप को एडेप्ट करना है, तो उसने अपना बीक को चेंज करते गया. तो ये जो फिंचेस है ये डार्विन ने कौन से आइलैंड पे देखा था? गैलापागोस आइलैंड पे देखा था. ठीक है. उसने क्या देखा? चार्ल्स डार्विन ने he noticed a varieties of small birds and these birds were he called it as a Darwin's का finches. What he can see, concluded that what the American main land species of bird was the original one from which they migrated to different islands of Galapagos. तो जो लैंड पे रहने वाले जो फिंचेस थे, हाँ, उसी का इवोल्यूशन ये जो आइलैंड पे रहने वाले थे वही थे. मतलब सेम बर्ड्स थे, पर आइलैंड पे रहने पे उनका हैबिटेट सब चेंज हो गया. तो दे हैव अडेप्टेड टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ दिस आइलैंड. From original seed-eating features, many other form altered beak evolved into insectivorous features. तो जो पहले फिंचेस जो थे, जो सेम बर्ड थे, जो पहले सीड खाते थे, अब क्योंकि वो गैलापागोस आइलैंड पे चले गए, वो आइलैंड पे आ गए, तो वहां पे तो उनको ट्रीज वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो वो लोग इंसेक्ट खाने लगे. तो इंसेक्ट के लिए उन्होंने अपने बीक में मॉडिफिकेशन किया. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डार्विन फिंचेस शोइंग द एडेप्टिव रेडिएशन. एक और एग्जांपल आपको दिया है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का भी एग्जांपल दिया. इन ऑस्ट्रेलिया देयर आर मेनी मार्सुपियल मैमल्स हु इवॉल्व्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स. वेरी क्लियर बेटा, ऑल ऑफ यू, सबको इतना समझ में आ गया? आई विल शेयर दी पीपीटी आल्सो नाउ. एक बार जस्ट गो थ्रू दिस एडेप्टिव रेडिएशन. एनी डाउट यू कैन आस्क मी, और द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल. Yes, any doubt? किसी को कुछ डाउट है क्या?
All of you can see the screen. सबको स्क्रीन दिख रहा है बेटा, पीपीटी दिख रहा है? हाँ मैम। Yes. You can just see this PPT for Hardy-Weinberg principle. What it says, जो भी अलील होते हैं वो स्टेबल रहते हैं या इक्विलिब्रियम पे रहते हैं. Yes. So gene pool, total gene and their allele in a population always remains constant. This has been given by Hardy-Weinberg principle. पर उस ये जो उसने बताया है कि हमेशा जीन पूल में जेनेटिक इक्विलिब्रियम हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, तो कुछ जगह ये अप्लाई नहीं होते. वो कुछ जगह में मैंने आपको बताया, माइग्रेशन में अप्लाई नहीं होता, जेनेटिक ड्रिफ्ट में अप्लाई नहीं होता, जेनेटिक म्यूटेशन में, रिकॉम्बिनेशन में अप्लाई नहीं होता, बाकी सब जगह ये कांस्टेंट ही रहता है. So what did he told? ये इन्होंने क्या बताया कि the sum total of all the allelic frequency is always equal to 1. Same thing. Just have a look. The expression which has been given in your textbook, the same thing. अगर ये चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ ऑफ अलील्स, मतलब अगर ये 1 नहीं रहा, अगर ये फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज हुआ, तो इसके वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है. As I've told you, there are different factors affecting the Weinberg's equilibrium. ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है. So this can be asked again as a question. So please note down this as a question. What are the factors affecting Hardy-Weinberg equilibrium? So it can be migration के वजह से भी चेंज होगा, इवोल्यूशन होगा, ड्रिफ्ट के वजह से भी, म्यूटेशन के वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, या नेचुरल सिलेक्शन से. तो ये सारे कारण है जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं रहता है. और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा तो वेरिएशन होना जरूरी है, और अगर जब वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन होगा. तो वही चीज मैंने वापस एक्सप्लेन किया है. माइग्रेशन, यू नो दैट it can be immigration or it can be emigration. जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए मैंने आपको बॉटल नेक एक्सप्लेन किया ना अभी. जैसे देखो, मैंने अभी आपको बताया कि ये पेरेंट पॉपुलेशन है, ठीक है. अब समझो, ये बॉटल नेक थियरी कर रहे हैं हम लोग. ये बॉटल का नेक पतला है, इसमें से कुछ ही आ सकते हैं बाहर, कुछ पॉपुलेशन आ सकते हैं. तो आप देख सकते हो ब्लू वाला ज्यादा आ रहे हैं और येलो वाला कम आए. यस. तो अब देखो, सर्वाइविंग इंडिविजुअल में नेक्स्ट जनरेशन में आप देख सकते हो बॉटल में कि ब्लू वाले ज्यादा है और येलो वाले कम है, और जबकि पहले में क्या था, येलो ज्यादा थे और ब्लू कम थे. तो जस्ट इमेजिन दिस एज अ नेचुरल डिजास्टर्स. तो समझो कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, कुछ भी आ गया, ऐसे कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो समझो ये ब्लू वाले पॉपुलेशन ज्यादा जिंदा रहे और येलो वाले सिर्फ थोड़े ही जिंदा रहे. तो ये ब्लू वाले ही पॉपुलेशन नेक्स्ट जनरेशन कहलाएंगे और येलो वाले जो है वो इरेडिकेट हो जाएंगे. यस. सो दिस इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो अब यहाँ पे देखो, कांस्टेंट नहीं रहा ना. हार्डी-वेनबर्ग ने क्या कहा, अगर हार्डी-वेनबर्ग का ये रहता प्रिंसिपल, तो येलो और ब्लू दोनों सेम रहने चाहिए थे, कांस्टेंट. बट जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण ये फैक्टर्स इफेक्ट करता है. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण पहले येलो ज्यादा थे, अब क्या हो गया, ब्लू वाले ज्यादा है. म्यूटेशन, यस, म्यूटेशन होगा तो भी क्या होगा, स्पेशिएशन होगा. तो ये भी हार्ड फैक्टर्स को मानता नहीं है. नेचुरल सिलेक्शन में तो अभी मैंने आपको तीनों टाइप एक्सप्लेन किया. स्टेबलाइजिंग टाइप, जो मीडियम साइज है उसको नेचर सेलेक्ट करता है, ना ऊपर ना नीचे, ये दोनों एक्सट्रीमिटीज को नहीं सेलेक्ट करता है. ये दो एक्सट्रीमिटीज है, ये कम एक ज्यादा, जो इंटरमीडिएट है उसको सेलेक्ट करता है नेचर. डायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में सिलेक्शन हो रहा है. वन एक्सट्रीमिटीज इज मोर फेवर्ड, वन एक्सट्रीम इज मोर फेवर्ड. और डिस्ट्रप्टिव में बोथ द एक्सट्रीमिटीज आर फेवर्ड, और बीच वाला फेवर नहीं होता, बोथ द एक्सट्रीम्स आर बीन फेवर्ड. इज दैट वेरी क्लियर बच्चा? सो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट. मैंने आपको इस शॉर्ट में दिया, डिस्ट्रप्टिव में बोथ एक्सट्रीम्स आर मोर फेवर्ड, डायरेक्शनल में वन एक्सट्रीम्स आर मोर फेवर्ड, और यहाँ पे क्या है,
मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे द इंटरमीडिएट मीडियम साइज ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे आप क्या शॉर्ट में लिखोगे, मीडियम साइज्ड ऑर्गेनिजम्स आर मोर फेवर्ड। वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है क्या बेटा? So what we have learned today, we have learned about the geographical isolation today. I've taught you about the reproductive isolation today. Then organic evolution में I've taught you about mutation, genetic recombination, gene flow, genetic drift, natural selection के 3 types पढ़ाया मैंने आपको, और फिर last में Hardy-Weinberg principle and adaptive radiation. Yes? All of you. फिर next lecture से we will be starting with the evidences कि हमें कैसे पता चला कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है। तो उसके लिए अभी हम एविडेंसेस के लिए हम फॉसिल रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी लर्निंग अबाउट द फॉसिल रिकॉर्ड्स।